गए कैप्टन साहब, मैं कैप्टन साहब को ले लेता हूं क्योंकि मैं गुफ्तगू कर रहा था और थोड़ा सा बहुत बहुत इस्तकबाल है कैप्टन साहब, खैर मकदम है आपका। कैप्टन साहब हमारे सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, मिलिट्री एक्सपर्ट हैं, वॉर एक्सपर्ट हैं और जियो पॉलिटिक्स के एक माहिर के तौर पर हैं और वो जिस तरह से चीजों को बयान करते हैं, मैंने आज कई जो तफसील है, खासतौर से इराक और ईरान के जो प्रेसिडेंट मिले हैं, उन्होंने जो बयान किया वो, और इसके अलावा जो डोनाल्ड ट्रंप ने आज कहा है कि 20 तारीख से पहले सब कुछ ठीक हो जाए, वरना मिडिल ईस्ट में कुछ भी हो सकता है। अब ये अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा। बहरहाल क्या अपडेट है कैप्टन साहब आपसे, और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं कैप्टन साहब। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप जो हैं अब 20 तारीख को राष्ट्रपति बनने के बाद अपना जो राष्ट्रपति का अधिकार है उसका इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो रहे हैं। इसके तहत उनकी सबसे बड़ी जिम्मेवारी ये भी होगी कि हमास और इजराइल के बीच में जो युद्ध है उसे जल्दी से जल्दी किस तरह से बंद किया जाए। अब उन्होंने दो तरीके से इसको बंद करने की सोच ली है। एक तो है कि हमास के ऊपर दबाव डालेंगे कि वो सीज़फायर टेबल पर बैठे। दूसरा है कि वो इजराइल के ऊपर भी दबाव डालेंगे कि नेतन्याहू सीज़फायर टेबल पर बैठे। जब दोनों तरफ थोड़ी-थोड़ी नरमी अख्तियार करेंगे तो डेफिनेटली सीज़फायर हो जाएगा। इसी के तहत उन्होंने आज जो स्टेटमेंट दी है कि बंदियों को रिहा किया जाए, इसको देखना चाहिए। जब वो कहते हैं कि बंदियों को रिहा कर दे हमास, हमास के ऊपर थोड़ा दबाव डाल रहे हैं। हमास चाहता है कि बंदियों को रिहा कर दिया जाए, हमास जल्दी से मान भी जाएगा। इजराइल भी खुश है इस स्टेटमेंट से। इजराइल भी ये सोच रहा है, नेतन्याहू भी ये सोच रहे हैं, इजराइल की जो अवाम है वो भी सोच रही है कि डोनाल्ड ट्रंप अब बंदियों को छुड़वा देंगे। इजराइल भी खुश है। इजराइल भी चाहेगा कि अब बातचीत से जल्दी-जल्दी बंदियों को छुड़वा दिया जाए। तो मेरे ख्याल से डोनाल्ड ट्रंप का जो प्रेशर है, कहते हैं ना कभी ऑन कभी ऑफ, यानी कैरेट एंड स्टिक। अच्छा काम करेंगे हमास या इजराइल, अच्छी तरफ कहना मानेंगे तो कैरेट, और अगर हमास और इजराइल नेतन्याहू कहना नहीं मानेंगे डोनाल्ड ट्रंप का तो स्टिक। लेकिन कुल मिलाकर बात है कि एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। ये समझना पड़ेगा कि अमेरिका फिलहाल अपना पूरा ध्यान कहाँ लगाना चाहता है। अमेरिका अपना ध्यान यूक्रेन के वॉर पे लगाना चाह रही है। देखिए, हमास से जो इजराइल की लड़ाई हो रही है उससे अमेरिका को ग्लोबल डोमिनेंस में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन आज अगर यूक्रेन में रूस जीत जाता है या यूक्रेन हार जाता है रूस से, तो अमेरिका की जो ग्लोबल पोजीशन है वो कमजोर हो जाएगी। नेटो में उसकी पोजीशन कमजोर हो जाएगी। तो डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमास और इजराइल के युद्ध को बंद किया जाए, निपटाया जाए, ताकि वो अपना पूरा ध्यान, अपनी पेंटागन का पूरा ध्यान, विदेश नीति का पूरा ध्यान यूक्रेन की तरफ दे सके। जी, डॉक्टर रिजवी। बिल्कुल कैप्टन साहब, ये सही है, लेकिन जो इशारे मिलते हैं और जो हमास के लीडर ने अमरीकी अखबार से, जाहिर है कि इसीलिए बात की होगी और ये कहा है कि नाम न बताया जाए, और उन्होंने ये कहा कि दरअसल ये सब कुछ जो हो रहा है वो इजराइल की वजह से हो रहा है। इजराइल जो है नहीं चाहता, और खुद इजराइल के अंदर जिस तरह से अभी पिछले दिनों प्रोटेस्ट हुआ और ये कहा कि साहब नेतन्याहू नहीं चाहते कि वो हो, तो अभी ये नहीं है उसमें वादे। भाई छुड़ाने की बात तो है कि वहां से वो छूटें, और हमास भी छोड़ने के लिए तैयार है, वो मना भी नहीं कर रहा है। लेकिन सवाल ये है कि रुकावट कौन बन रहा है। तो ये असल में कैप्टन साहब मुझे लग रहा है कि बहुत वादे बातें नहीं हुई हैं। जिस तरह से इशारे को आप दिए, देखिए कि जो अमेरिका स्पेशल दूत स्टीवन चार्ल्स विटकॉफ, जो अभी अभी मध्य पूर्व से लौटे, उन्होंने बताया कि वो समझौते के कगार पर हैं। विटकॉफ ने कहा, मेरा मानना है कि हम इसके कगार पर हैं, मैं इस बारे में चर्चा नहीं करना चाहता कि इसमें देरी किस वजह से हुई। अब ये आप देख लीजिए, देखिए देखिए ये कैप्टन साहब, इस पे जो है कि मैं इस बारे में चर्चा नहीं करना चाहता। अब ये जुमला तो हमास के लिए नहीं है, ये जुमला आप समझ सकते हैं किसके लिए है।
ये किस वजह से दे, और किसी भी तरह से नकारात्मक होने का कोई मतलब नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि राष्ट्रपति उनका कद, उन्होंने जो कहा है कि वे क्या उम्मीद करते हैं, उन्होंने जो लाल रेखाएं खींची है, यही इस वार्ता को आगे बढ़ा रही है। और देखिए इसी तरीके से जैसा कि हमने कहा कि वहां पे हमास के एक नेता ने नाम न बताने की शर्त पर अमेरिका न्यूज आउटलेट न्यूज वीक से कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर दबाव डालना चाहिए कि वो युद्ध विराम समझौते को स्वीकार करें, ताकि समझौते के लिए अमेरिकी नेता की आसन यानी वहां पे बैठने कुर्सी बैठने समय सीमा को पूरा किया जा सके। और क्या कहा उन्होंने कि मेरा जो हमास के लीडर है, मेरा मानना है कि अगर नेतन्याहू और उनकी सरकार तुच्छ कारणों से समझौते को रोकना और बाधा डालना बंद कर दे तो हम तुरंत समझौते पर पहुंच सकते हैं। और ये बात कई इजरायली राजनीतिक और सैन्य नेताओं ने हाल ही में मानी है। अब ये पूरा जो है खिसका दिया और इस पे वो बात भी, तो इसको कैसे आप कैप्टन साहब देखते हैं? क्या आपको नहीं लग रहा है कि ये थोड़ा प्रेशर कुछ नेतन्याहू पर भी है, ये उनकी तरफ भी झुकाव है कि साहब ये कीजिए कुछ ना कुछ, वरना तो फिर डेफिनेटली नेतन्याहू के ऊपर अमेरिका का बहुत बड़ा दबाव आ रहा है कि वो युद्धबंदी के लिए जल्दी से जल्दी तैयार हो जाएं। हो ये रहा है कि नेतन्याहू चाहते हैं और उनकी नेसेट में जो एक्सट्रीम राइट विंगर्स हैं वो ये चाहते हैं कि फॉर्मूला कुछ ऐसा ही हो जैसा कि हिजबुल्लाह के साथ साइन किया लेबनान में। हिजबुल्लाह के साथ जब उन्होंने युद्धबंदी की, सीजफायर किया, तो उसमें दो छोटी छोटी शर्तें थी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तो है कि इजराइल ने कहा कि इजराइल के पास और हिजबुल्लाह के पास भी ये हक होना चाहिए कि अगर सीजफायर के बाद दूसरे पक्ष ने अगर सीजफायर तोड़ा या छोटी मोटी हरकत की तो इजराइल के पास पूरा हक होना चाहिए एक हमला करने का। ये हिजबुल्लाह ने मान लिया। नेतन्याहू चाहते हैं कि अभी जो सीजफायर टॉक्स हो रही हैं हमास के साथ उसमें ये वाला क्लॉज ऐड किया जाए कि अगर हमास ने बाद में कभी छोटा मोटा हमला किया, सीजफायर तोड़ा, तो इजराइल के पास ये हक होना चाहिए कि वो हमास के ऊपर भरपूर हमला कर सके। एक तो मामला यहाँ पे अटका हुआ है। दूसरा है कि जब हिजबुल्लाह के साथ जो सीजफायर टॉक हुई थी उसमें एक और छोटा सा क्लॉज था जो कि सिर्फ मिलिट्री स्पेशलिस्ट नहीं पढ़ा। उसमें ये लिखा था कि उभय पक्ष जो है वो 60 दिन के अंदर विड्रॉ करेगा, यानी लिटानी रिवर से इजराइल अपनी फौजों को 60 दिन के अंदर आस्ते आस्ते वापस लाएगा। जैसे आज भी इजराइल की बहुत बड़ी टुकड़ी लिटानी रिवर से वापस इजराइल की तरफ कूच की, और इसी तरह से 60 दिन के अंदर हिजबुल्लाह भी जो ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन ये सोचना पड़ेगा, ब्लू लाइन जो है दक्षिण में है और लिटानी रिवर उत्तर में है। तो हिजबुल्लाह ने लिटानी रिवर के दक्षिण में आकर इजराइल के बॉर्डर तक करीबन करीबन गोलान हाइट्स को छूते छूते जो डिप्लॉयमेंट की है, हिजबुल्लाह को भी समय दिया गया कि वो 60 दिन के अंदर अपनी फौजों को, अपनी टुकड़ियों को वहां से वापस लेबनान में खींच लेगा। अब क्या हो रहा है कि इजराइल ऐसी ही एक बात कर रहा है हमास के साथ कि आईडीएफ जो है वो गजा के अंदर 60 दिन तक बनी रहेगी, और जब देखेगी कि 60 दिन में आस्ते आस्ते वहां मामला सुलझ रहा है, कोई बम नहीं फटा, कोई रॉकेट नहीं फायर किया, तो इजराइल आस्ते आस्ते अपनी फौजों को वहां से बाहर निकालेगा 60 दिन के बाद। हिजबुल्लाह इस शर्त को एकदम मानने के लिए तैयार नहीं है। तो छोटी छोटी ऐसी शर्तें हैं जिनकी वजह से ये अभी भी हो, तो अमेरिका दबाव डाल रहे हैं नेतन्याहू के ऊपर कि वह अपनी इन छोटी छोटी शर्तों को फिलहाल ना आगे बढ़ाए, सिर्फ एक छोटी सी चीज नेतन्याहू करें। अमेरिका दबाव डाल रहा है कि वहां से 34 लोगों को छोड़ा जाएगा, यहाँ से इजराइल की जेलों से 300 लोगों को छोड़ दिया जाएगा फिलिस्तीनियों को। जी डॉक्टर रिजवी। बिल्कुल यही है। और देखिए एक बात तो साफ है कैप्टन साहब कि नेतन्याहू को अपने अंजाम के बारे में पता है। अगर हम वॉर की बात ना भी करें तो जो उनपे भ्रष्टाचार है, और वॉर के वक्त भी उनपे मुकदमा चला और उन्हें हाजिर होना पड़ा कोर्ट में, कोर्ट के सामने जाना पड़ा, और अभी उनपे जो मामलात है वो भी शुरू हो जाएगा जैसा कि आपने खुद कल कहा। तो एक बहुत बड़ा खतरा है।
और इसीलिए वो इस जंग को बढ़ाते रहे, जैसा कि मैंने कहा। और आज भी बहुत बड़ा अटैक किया गया है गजा पर। वहां पे जहां लोग पनाह लिए हुए, वहां पर 17 लोग मारे गए। यानी कहीं से कहीं तक हमला रुक ही नहीं रहा है, हमले पे हमले। तो नेतन्याहू को कहीं ना कहीं इस बात का तो अंदाजा है। यानी एक तरफ गुफ्तगू है, दूसरी तरफ कि जहां तक जितना हो सके तबाह कर दो गजा को, जितना हो सके मिसमार कर दो। तो ये प्रॉब्लम है। ये आखिर कैप्टन साहब कोई ये क्यों नहीं कहता कि भाई हमले तो रोक दो? ये क्यों नहीं कहता? मैं ये समझना चाहता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप भी है तो ठीक है, सब बात है, लेकिन क्या वो एक बार भी नहीं आया कि भाई तुम हमले तो रोको? ये क्यों नहीं कहते? इसकी पीछे क्या लॉजिक है? जी हाँ, अब तक अमेरिका ने नेतन्याहू के ऊपर दबाव डाला है कि वो हमले रोक दे। दिक्कत ये आ रही है कि कितने दिन के लिए। हमास बोल रहा है कि जो हमले हैं वो छोटा-सा सीज़फायर ना हो कि 2 दिन के लिए रोक दिया, 4 दिन के लिए रोक दिया। हमास बोल रहा है कि परमानेंट हमले रोक दो। और नेतन्याहू बोल रहे हैं कि वह परमानेंट सीज़फायर के लिए तैयार नहीं है। वो तब तक हमले करते रहेंगे जब तक गजा में हमास छोटे-छोटे हमले करता रहेगा। तो ये नेतन्याहू के फायदे में भी आ रहा है। हमास एक रॉकेट मारता है, नेतन्याहू जाकर हमास एक रॉकेट मारता है जिसका छोटा-सा वॉरहेड होता है 1 किलो का। तो इसके जवाब में नेतन्याहू 10 हवाई जहाज़ों को भेज देते हैं, वो 10 टन बम गिरा के आ जाते हैं। ये नेतन्याहू के काम में भी आ जाता है क्योंकि इज़राइल के अलग-अलग कोर्ट्स में नेतन्याहू के खिलाफ ब्राइबरी के, फ्रॉड के, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के और काफ़ी सारे दूसरे मुकदमे चल रहे हैं। तो उन्हें मालूम है कि अच्छी बात है, जब तक वह बमबारी करते रहेंगे हमास के ऊपर तब तक कोर्ट्स में उनके ऊपर दबाव आएगा नहीं। एक और चीज़ जो हो रही है कि नेतन्याहू को भी ये अंदाज़ा हो गया कि 20 जनवरी के पहले ही उन्हें शायद थोड़ा-सा झुक जाना पड़ेगा, थोड़ा नरम हो जाना पड़ेगा। इसीलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा बमबारी कर रहे हैं हमास के ऊपर, गज़ा के ऊपर। हमास तो ख़ैर क्या बमबारी तो सिविलियंस के ऊपर ही हो रही है। नेतन्याहू ज़्यादा से ज़्यादा बमबारी कर रहे हैं गज़ा के ऊपर ताकि 20 जनवरी के आसपास जब सीज़फायर टॉक शुरू हों, तो हमास थोड़ा नरम हो और नेतन्याहू थोड़ा मजबूती से बात कर सकें। जी।